डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन। लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा होगी। प्रदूषण पर सदन में प्रियंका गांधी बहस की करेंगी शुरुआत। सदन में आज हंगामे के आसार। ओमान दौरे पर पीएम मोदी। पीएम ओमान के पीएम से करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। कल से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। वंदे मातरम पर हो सकती है विशेष चर्चा। आज कार्य समिति की बैठक। इलाहाबाद हाईकोर्ट सांसद चंद्रशेखर को बड़ा झटका। सांसद चंद्रशेखर रावण की याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा अपराध एक जैसा घटनाएं अलग तो दूसरी एफआईआर वैध। केस कार्यवाही रद्द करने से इनकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इस बीच विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग कर रहा था। खबर है कि अब सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई है। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा होगी। लोकसभा में गुरुवार को प्रदूषण पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा शुरू कर सकती हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे। वहीं कल लोकसभा की कार्यवाही आधी रात के बाद भी जारी रही। नए ग्रामीण रोजगार बिल यानी वीबीजी रामजी बिल पर चर्चा पूरी हो गई। ये 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। करीब 14 घंटे तक चली बहस में 98 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके बाद लोकसभा रात 1:30 बजे स्थगित हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बहस का जवाब देंगे ताकि विपक्ष ने मांग की प्रस्तावित कानून को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। विपक्षी इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास आज सुबह वीबीजी रामजी बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, सदन में राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी, क्या आसार हैं? कोई निष्कर्ष निकल सकता है या वही ढाक के तीन पात? ओमान देखिए, जिस तरह से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से स्मॉग और फॉग का डबल प्रहार हुआ है और उसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाके और उनकी जनता काफी त्रस्त है। तो कई हलकों में यह बात बड़े जोर शोर से उठी कि दिल्ली में आखिर प्रदूषण का जिम्मेवार कौन है। तो शुरू में तो ये माना गया कि जो दिल्ली से बाहर आने वाली डीजल गाड़ियां हैं वो है, प्लस आसपास की जो पराली की घटनाएं जो होती हैं जलाने की वो है। इन सबों पर काबू पाने की कोशिश भी की गई है और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण से को लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल से और कुछ आज से भी कड़े नियम लागू किए हैं, जैसे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिन बगैर गाड़ियों को दिल्ली में नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। केवल BS6 गाड़ियों को ही अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर देश के जो सांसद है, खास करके लोकसभा के जो वर्तमान चल भी रही है, तो इस मुद्दे पर आज विपक्षी सांसद काफी समय से मांग कर रहे थे कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो। तो ऐसे में सरकार इस मुद्दे पर सदन के चर्चा के लिए तैयार हो गई है और आज सदन में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इस चर्चा को शुरू करेंगे और अन्य विपक्षी दल भी अपने हिसाब से और अपने मतों का इसमें प्रयोग करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे। जी धन्यवाद मनीष जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी ओमान के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की उपस्थिति में गुरुवार को दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर होंगे। मस्कट पहुंचे पीएम मोदी का होटल में भारतवंशियों ने शानदार स्वागत किया। हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों में उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
वहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंचे हैं। खाड़ी देश की यह उनकी दूसरी यात्रा है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ओमान दौरे पर पीएम मोदी हैं, किन किन क्षेत्रों में समझौते के आसार हैं, विस्तार से बताइए। पिछले दिनों जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लागू किए थे 50%, उसी समय से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के हलकों में ये चर्चा थी कि हमें कुछ अन्य रूट तलाशने होंगे जहां भारत का व्यापार जारी रहेगा। और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के आज अंतिम चरण में ओमान पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी ओमान के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर हस्ताक्षर किया जाएगा। मस्कट पहुंचे पीएम मोदी का ओमान सरकार की ओर से और भारतवंशियों ने काफी जोरदार स्वागत किया है। हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शहाब बिन तारिक अल सईद ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। मैं आपको बता दूं कि भारत और ओमान के रिश्ते लगभग 70 सालों से एक दूसरे से काफी कुछ न कुछ समझौता या फिर आना जाना आगमन और होता रहा है। आज जब हमारी पीएम मोदी ने इस ओमान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है तो उन्होंने लिखा भी है कि ओमान के उप प्रधानमंत्री अल सईद का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई जिसमें हमने भारत ओमान दोस्ती पर अपने विचार साझा किए हैं। तो इस तरह से भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता मोदी जी के इस दौरे की एक अहम उपलब्धि मानी जाएगी। धन्यवाद मनीष जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानमंडल के शुक्रवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के संबंध में आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सदन में विशेष चर्चा करा सकती है। हालांकि इस पर फैसला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें महाना सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानमंडल दल की बैठक 21 दिसंबर को शाम 6 बजे से लोक भवन के ऑडिटोरियम में होगी। इसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधायक व विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। सरकार के सहयोगी दलों सुभाष सपा, रालोद, निषाद पार्टी और अद यानी एस के मंत्री व विधायक भी इस बैठक में बुलाए जाएंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि शीतकालीन सत्र को लेकर क्या तैयारी है सरकार की और क्या है विपक्ष का प्लान। बिल्कुल, देखिए शालिनी, शीतकालीन विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं। जहां सत्ता पक्ष का प्रयास है कि जो अनुपूरक बजट है उसको पास कराया जाए, तमाम जो विधायी कार्य है वो संपन्न कराए जाएं। वहीं विपक्ष की कोशिश ये होगी कि कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम अन्य मुद्दे हों। इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक भी 12:30 बजे होने वाली है। सर्वदलीय बैठक में जो तमाम दल हैं उनके प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे और इस सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से सदन को चलाया जाना है ताकि कोई शोर शराबा न हो, हंगामा न हो और किस तरह के मुद्दे रखे जा सकते। तमाम चीजों को लेकर 12:30 बजे आज जो बैठक होगी उसमें सर्वदलीय बैठक, उसमें इस बात को लेकर चर्चा होगी। जी, धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सहारनपुर में हुई हिंसा मामले में आपराधिक केस कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 27 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सहारनपुर कोतवाली देहात में सुधीर कुमार गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 435 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में विशेष न्यायाधीश एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट सहारनपुर में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल परीक्षण के इस चरण में इन मामलों की कार्यवाही को रद्द करने और संबंधित आरोप पत्रों को पहली एफआईआर के पूरक आरोप पत्र के रूप में मानने के लिए इस कोर्ट की अंतर्हित शक्ति का उपयोग करना उचित नहीं है। ये तर्क दिया गया कि घटनाएं एक जैसी तो दूसरी एफआईआर कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा भले ही घटना एक जैसी हो, घटनास्थल अलग तो दर्ज हो सकती है दूसरी एफआईआर। साथ ही पुलिस पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। चंद्रशेखर रावण पर चक्का जाम, तोड़फोड़, पुलिस चौकी फूंकने जैसे गंभीर आरोप की घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। रावण ने 4 याचिकाएं दायर की थी, चारों खारिज कर दी गई हैं। हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सांसद चंद्रशेखर को बड़ा झटका लगा है। क्या करेंगे अब चंद्रशेखर? क्या वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर रावण जो सांसद है उनको बड़ा झटका दिया है। उनकी याचिका थी, उन्होंने सहारनपुर में हिंसा हुई थी और उसमें चौकी फूंक दी गई थी, आगजनी की गई थी, बवाल हुआ था, बलवा हुआ था। तो इन सभी को लेकर उन्होंने मुकदमे को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि जब वहां पे जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे मुकदमे की सुनवाई चल रही है और उस ट्रायल के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग मुकदमे हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। ऐसे में जो निचली अदालत में कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। कानून के अनुसार इस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। उन्होंने चंद्रशेखर रावण की 4 याचिकाएं थी, उनको इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को क्या चंद्रशेखर रावण सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से चंद्रशेखर रावण को कोई राहत नहीं मिली है और उनकी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और साथ में जो सहारनपुर की निचली अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उस पर भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक सिंह जी इस खास जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, आवारा कुत्तों और सड़क पर मवेशियों की मौजूदगी से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सभी स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो, रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद भी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर भी स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया था। अब कल सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा इस आदेश के अमल की समीक्षा करेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, आप हमें विस्तार से बताइए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों और जो आवारा मवेशी हैं उनको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर 2 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो उनको पकड़कर उनको स्टेरिलाइज किया जाए और इसके बाद ही उनको कहीं और छोड़ जाए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही थी। इसमें बच्चे, बुजुर्गों के ऊपर जो आवारा कुत्ते थे वो हमला कर रहे थे जी। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो याचिका दाखिल की थी उस पर जवाब दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला हुआ
तो इसके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की गई और ये कहा गया कि जो आदेश है उस आदेश के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं उसमें और परिवर्तन किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेट डॉग्स हैं और जो आवारा पशु हैं उनकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद इस पर यह तय किया कि इसमें कुछ और आदेश दिए जाने की जरूरत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और ये कहा कि इस मामले में जो पुराना आदेश था उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे और वो परिवर्तन करते हुए चीजों को बदल दिया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अथॉरिटीज हैं वो अथॉरिटीज जो आदेश दिए गए हैं उन आदेश का कंप्लायंस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, क्योंकि जो इसमें डॉग लवर्स थे उनका ये कहना था कि जिस ढंग से कुत्तों के ऊपर ये आदेश दिया गया है उससे जो आवारा कुत्ते हैं या जो कुत्ते हैं उन कुत्तों को स्टरलाइज किए जाने के बाद जब उनको रखा जाएगा तो उनकी जो रखने की स्थिति वो बहुत गंभीर है और उन्हें बोरों में जैसे सामान भरा जाता है उनको भर दिया जाएगा। उनको वो बेजुबान जानवर है, उनको बोलने की क्षमता नहीं होती तो वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में जो ये आदेश है इसको वापस लिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद कुछ जो एमाइकस थे और जो याचिकाकर्ता थे और जो रिस्पोंडेंट थे उनकी तरफ से कुछ दलीलें दी गई। उन दलीलों को मानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके कंप्लायंस की बात कही। आज उसी कंप्लायंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अथॉरिटीज ने इनको लेके क्या क्या उपाय किए थे। जो ये उपाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाए गए थे उनका कंप्लायंस कैसे किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह जी। जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसाड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग घटना में आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने के संबंध में शुक्रवार को अपर जिला एवं स्तर न्यायाधीश FTC 1 की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने वकीलों की दलील सुनी। बिना ही मामले में सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख लगाई गई है। अदालत में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता भाग सिंह भाटी, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता यूसुफ सैफी मौजूद रहे। अदालत से बाहर आने के बाद पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता यूसुफ सैफी ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। शुक्रवार को अदालत में CPIM नेता वृंदा करात भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न्याय व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। मॉब लिंचिंग मामले में गवाही चल रही है। ऐसे मामले को वापस लेना सरकार की मानसिकता को दिखाता है। हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहेंगे। अभियोजन पक्ष ने मामला वापस लेने की अर्जी लगाई है। सामाजिक सद्भाव की बहाली को देखते हुए आदेश देने की मांग। नोएडा अखलाक मॉब लिंचिंग प्रकरण का मामला। लिंचिंग प्रकरण में मुकदमा वापस लेने की अर्जी। अब अदालत 18 दिसंबर को मामले में करेगी सुनवाई। अभियोजन पक्ष ने मामला वापस लेने की अर्जी लगाई है। सामाजिक सद्भाव की बहाली को देखते हुए आदेश देने की मांग। नोएडा अखलाक मॉब लिंचिंग प्रकरण का मामला। लिंचिंग प्रकरण में मुकदमा वापस लेने की अर्जी। अब अदालत 18 दिसंबर को मामले में करेगी सुनवाई। अभियोजन पक्ष ने मामला वापस लेने की अर्जी लगाई है। सामाजिक सद्भाव की बहाली को देखते हुए आदेश देने की मांग। नोएडा अखलाक मॉब लिंचिंग प्रकरण का मामला।
महाराष्ट्र के मंत्री मणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका लगा है। ईडब्ल्यूएस आवास घोटाले मामले में नासिक सत्र न्यायालय ने उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा कोकाटे को फिलहाल बिना विभाग रखा गया है। मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे कोकाटे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और सरकार अगला फैसला कब लेती है। हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। जिस तरह से नासिक में 30 साल पुराना मामला है जिसमें मंत्री को जो है कोकाटे है, उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज के तहत ईडब्ल्यूएस का जो है घर अपने नाम पे किया था। सरकार की योजना में फर्जी दस्तावेज जोड़ा गया था, जिस मामले में नासिक सत्र न्यायालय में इसका मामला चलाया जा रहा था, जिसका 30 साल के बाद उन्हें सजा की सुनवाई हुई थी। 2 साल की सजा लगी थी, जिसके बाद उनका इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक था। विपक्ष के आक्रामक होने के बाद कल फिर से उन्हें जो है अरेस्ट वारंट निकाला गया था, जिसके बाद उनका इस्तीफा लिया गया है। हालांकि उन्हें बचाव के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उनके वकील जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, जिसके बाद इस्तीफा उनका लिया गया है। भले इस्तीफा उन्हें अब मंत्री पद से निकाला गया है। जो क्रीडा मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि आगे उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने तत्काल हाईकोर्ट में एक अपील किया था, जिसमें उन्हें सजा से जो बचाव किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अब हाईकोर्ट में फिर से अपील की जाएगी, तो देखना है कि हाईकोर्ट उन्हें राहत देता है या नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत जी। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। लंबे समय से उधमपुर और किश्तवाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकी 26 जनवरी से पहले किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं। इस इनपुट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर उधमपुर, सांबा और कठुआ जिलों में सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। लंबे समय से घने जंगलों में सक्रिय आतंकी भी अब मैदानों की तरफ आ रहे हैं। उधमपुर के मजालता में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल की सतर्कता और ज्यादा बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार इन जिलों में आतंकियों के 2 से 3 अलग अलग समूह सक्रिय हैं। इन समूहों में 2-2 या 3-3 लोग शामिल हैं। लंबे समय ये आतंकी घने जंगलों में बनी प्राकृतिक गुफाओं में बनाए ठिकानों में छुपे हुए थे। पहाड़ों में ठंड बढ़ने के साथ ही ये आतंकी अब मैदानी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। इस दौरान बंदूक की नोक पर लोगों से खाना मांगते दिख रहे हैं। मजालता में भी आतंकी ने लोगों से खाना मांगा था। परगवाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर जैश के आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। उधमपुर के मजालता में मुठभेड़ और सांबा के मानसर में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।